नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगली जनगणना 100% सटीकता के साथ पूरी तरह से डिजिटल होगी। जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा। सरकार देशद्रोह कानून के प्रावधान की फिर से जांच और पुनर्विचार करेगी। शीर्ष अदालत से मामले की जांच होने तक संबंधित याचिकाओं पर विचार न करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई और आसपास के जिलों में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े 29 स्थानों पर छापेमारी की। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया कार्यालय पर रॉकेट चालित ग्रेनेड फेंके गए। LIC के IPO की 3 गुना ज्यादा बिक्री। शेयरों का आवंटन 12 मई को होगा। रेलटेल ने देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने वाईफाई के लिए PM वाणी योजना की शुरुआत की। चक्रवात आसानी के अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ने की संभावना। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान। भारतीय पुरुष टीम ने थाईलैंड के बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में क्वालीफाई करने के लिए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जनोत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का सवाल था, तमिलनाडु की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने श्रीनिवास गांधी निलयम की स्थापना की थी। अक्कम्मा के नाम से लोकप्रिय इस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और विदेशी सामानों और कपड़ों का बहिष्कार किया। और इस सवाल का सही जवाब है अंबुजमाल। 1929 में अंबुजमाल को महिला स्वदेशी लीग का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। ये लीग कांग्रेस की गैर राजनीतिक शाखा थी जिसका मकसद महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करना था। विनोबा भावे की सहयोगी अंबुजमाल ने भूदान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए 1956 में तमिलनाडु की यात्रा की। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से सवाल का जवाब मिला है, लेकिन भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट के इर्तिका अख्तर। मेरा नाम इर्तिका अख्तर है। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर बधाई देना चाहता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव क्विज में मुझे आज का विजेता घोषित किया गया है, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो और अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा से रेडियो सुनने के लिए प्रेरित किया है। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 78वां प्रश्न। आज का सवाल है, आंध्र प्रदेश के उस लोकप्रिय गायक का नाम बताइए जिन्हें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार कर लिया था। 1970 में इस गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश के उस लोकप्रिय गायक का नाम बताइए जिन्हें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार किया था और 1970 में इस गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। पता है हमारा अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। और इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल का पता है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की
धूमधाम से घोषणा की जाएगी और विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी मिलेगा। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगली जनगणना 100% सटीकता के साथ पूरी तरह डिजिटल होगी। उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना के साथ जोड़ा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि देश में प्रत्येक जन्म और मृत्यु के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से स्वतः जनगणना अद्यतन की जाएगी। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के निवास बदलने और 18 वर्ष पूरे होने पर मतदाता बनने का ब्यौरा भी अद्यतन हो जाएगा। कल असम के कामरूप जिले के अमीन गांव में जनगणना संचालन निदेशालय के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना अगले 25 वर्ष के लिए देश की नीतियों को आकार देगी। उन्होंने कहा कि 2021 की जनगणना में कोविड महामारी के कारण विलंब हुआ और ये 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना आंकड़ों का एकमात्र स्रोत होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नीतियों के नियोजन और निरूपण इसी के आधार पर किए जाते हैं। बार बार किए जाने वाले खर्चों से बचाने का भी जनगणना काम करती है। अनुभव सिद्ध डाटा के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय परिणाम लक्षी होते हैं और परिणामदायी भी होते हैं। उनका लक्ष्य परिणाम की ओर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है। इसलिए अनुभवी सिद्ध डाटा निर्मित हो। इसलिए इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज पदक प्रदान करेंगे। ये सम्मान पिछले 25 वर्षों के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जा रहा है। असम ये सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 10वां राज्य होगा। राष्ट्रपति ध्वज एक विशिष्ट ध्वज है जो किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को युद्ध या शांति काल में राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री आज गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और इसके बाद वो गुवाहाटी में पुलिस कार्यालय भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार ने कल उच्चतम न्यायालय में बताया कि उसने देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय इस संबंध में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। सरकार ने शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई न की जाए। गृह मंत्रालय ने शपथ पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि इस समय देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में यह आवश्यक है कि उपयोगिता खो चुके औपनिवेशिक कानूनों का बोझ कम करने के प्रयास किए जाएं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आपराधिक और आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल मुंबई और आसपास के इलाकों में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े 29 स्थानों पर छापेमारी की। दाऊद इब्राहिम के सहयोगी हाजी अनीस, छोटा शकील, जावेद पटेल और टाइगर मेमन के परिसरों पर भी छापे मारे गए। जांच एजेंसी का मानना यह है कि दाऊद इब्राहिम के ये सहयोगी दरअसल लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और हथियारों की तस्करी, धन शोधन, जाली करेंसी चलाने और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने जैसे अपराधों में लिप्त हैं। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रियल एस्टेट में निवेश के कागजात, नकद राशि और हथियार समेत आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में ग्रेनेड से हमला किया गया है। एक कार में आए 2 संदिग्ध लोगों ने कल शाम लगभग 7:45 बजे खुफिया कार्यालय भवन से 80 मीटर दूर से रॉकेट संचालित ग्रेनेड से हमला किया। मोहाली पुलिस ने बताया कि पंजाब पुलिस के खुफिया कार्यालय भवन की 3री मंजिल पर ग्रेनेड से मामूली विस्फोट हुआ। खुफिया अधिकारी और जांचकर्ता सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भी जांच के लिए अपनी टीम भेजेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से जारी अब तक के देश के सबसे बड़े IPO को सभी श्रेणियों के निवेशकों का भारी समर्थन मिला है। कल इस IPO के लिए आवेदन के अंतिम दिन निर्धारित शेयर से लगभग 3 गुना आवेदन प्राप्त हुए। LIC के पॉलिसी धारकों ने सर्वाधिक 6 गुना आवेदन किए।
शेयरों का आवंटन 12 मई को होगा, जबकि बॉम्बे शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार में इस शेयर को 17 मई को सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। शेयर की कीमत 902 से 949 रुपए निर्धारित की गई है और इस आईपीओ के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार की 3.5% की भागीदारी कम की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना आरंभ की है। इस योजना से देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जन कल्याण की इस योजना का कल रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने शुभारंभ किया। इस वाईफाई नेटवर्क का लाभ लेने के लिए एंड्रॉयड उपयोगकर्ता फोन पर गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप वाई डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को C के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएम वाणी दूरसंचार विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए वाईफाई नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करना है। सरकार पीएम वाणी को जून 2022 तक चरणबद्ध रूप से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अगली जनगणना 100% सटीकता के साथ पूरी तरह डिजिटल होगी। जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा। सरकार देशद्रोह कानून के प्रावधान की फिर से जांच और पुनर्विचार करेगी। शीर्ष अदालत से मामले की जांच होने तक संबंधित याचिकाओं पर विचार न करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई और आसपास के जिलों में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े 29 स्थानों पर छापेमारी की। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया कार्यालय पर रॉकेट चालित ग्रेनेड दागे गए। एलआईसी के आईपीओ की 3 गुना ज्यादा बिक्री। शेयरों का आवंटन 12 मई को। रेलटेल ने देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने वाईफाई के लिए पीएम वाणी योजना की शुरुआत की। चक्रवात असानी के अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ने की संभावना। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा का अनुमान। भारतीय पुरुष टीम ने थाईलैंड के बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में क्वालिफाई करने के लिए लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है 12 रन से। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मलय नीरव। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में कोविन पोर्टल की डिजिटल तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंत्रालय ने कहा कि इस पोर्टल में पंजीकरण से देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी डोज लगाया जाना संभव हो पाया। मंत्रालय का बयान उन मीडिया खबरों के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि कोविन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी से पुणे जिले में कोविड का पहला टीका लेने वाले 2.5 लाख लाभार्थियों को 2 प्रमाण पत्र जारी किए गए। देश में 190 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 12,07,000 से अधिक टीके कल लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 8 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ 98 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। बिहार में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पत्र लीक मामले में पटना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इकाई ने अब तक वीर कुंवर सिंह कॉलेज,
आरा के प्राचार्य सहित 5 लोगों से पूछताछ की है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसका वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप रोजगार परकता और रोजगार सृजन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कल आयोग की बैठक के दौरान शिक्षा मानकों पर बल देते हुए कहा कि इससे वैश्विक शैक्षणिक मानक सुनिश्चित होंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण अनुशंसा देश में शिक्षा प्रणाली की स्वायत्तता की दिशा में प्रभावी कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे और स्टार्टअप समुदाय को संबोधित करेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में नीति निर्माता, इनोवेटर, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप, संभावित उद्यमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी स्तंभ और सरकार और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्टार्टअप और संभावित उद्यमी एक दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों के माध्यम से टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में विभिन्न फंडिंग मोड के बारे में भी जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे। इसके अलावा यहाँ आयोजित स्टार्टअप प्रदर्शनी में नए ट्रेंड और इनोवेशन भी प्रदर्शित किए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 165वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने, कठोर लगान और भारतीय रजवाड़ों के साथ बुरे बर्ताव सहित अनेक धारणाओं से उत्पन्न असंतोष ने लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को उकसाया। लेकिन संघर्ष की चिंगारी भड़कने का तात्कालिक कारण ग्रीस लगे कारतूसों का इस्तेमाल था। ये अफवाह फैल गई कि उन कारतूसों में प्रयुक्त ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी में मई 1857 में तीसरी रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबे कारावास की सजा सुनाई गई। 10 मई को सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया। सिपाहियों ने तुरंत ही दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 81 वर्षीय बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। शीघ्र ही संग्राम की ज्वाला उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध तक फैल गई। कंपनी बहादुर बनकर हमसे कह रही कि हम बागी हैं। हम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ताजदार हिंद बागी हैं। हमने बगावत की। आज जैसे तुम बगावत कर रहे हो, तारीख उसे हमारी जंग आजादी का पहला कदम कहेगी।
और ये मत भूलो, आजादी की लड़ाई एक बार शुरू हो जाती है तो मुकम्मल आजादी हासिल किए बिना खत्म नहीं होती। तुम अपने जुल्मों के इंतहा लाओ, हम अपनी कुर्बानियों का हौसला लाते रहेंगे। इसलिए अबू जफर की शिकस्त हिंदुस्तान की शिकस्त मत समझ लेना। दिल्ली हाथ से निकलना अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा नुकसान था। जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैलती गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, प्रयागराज और वाराणसी में मौलवी लियाकत अली और बिहार में कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तेजी से कार्रवाई की। सेना की सहायता से सितंबर के अंत तक दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को लगभग 1 वर्ष लगा। 20 जून 1858 को ग्वालियर में स्वतंत्रता सेनानियों की पराजय के बाद ही स्वतंत्रता की उस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद हिला दी थी। इसका बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में सामने आया। इस कानून से भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसी चिंगारी लगाई और ऐसी ऊर्जा का संचार किया जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत बनी रही। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल foscos.gov.in पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800-112100 पर कॉल करें। श्रीलंका में पश्चिमोत्तर प्रांत के कुरुनेगाला में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के निवास में कल आग लगा दी गई और इसके कुछ घंटे पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंपा था। कल सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मोरातोआ के मेयर समनलाल फर्नांडो और सांसद सनत निशांत, रमेश पैथिराना, महिपाल हेरात, थिसा कुट्टूराची और निमाल लांजा के निवास को भी आग के हवाले कर दिया। विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और राजनेताओं तथा अधिकारियों के निवास पर हमले कर रहे हैं। आज विश्व ल्यूपस दिवस है। प्रत्येक वर्ष ल्यूपस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये एक ऑटो इम्यून रोग है जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑटो इम्यून बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। राजस्थान में गर्मी और भीषण हो गई है। कल बांसवाड़ा में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राज्य के 9 स्थानों में पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात असानी अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ सकता है। विभाग ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों से चक्रवात के टकराने की संभावना नहीं है और न ही ये उत्तर तट की ओर बढ़ेगा। फिर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटवर्ती जिलों में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। आज और कल उत्तर तटवर्ती आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने एहतियात के तौर पर निचले इलाकों में लोगों से बाहर निकलने की योजना तैयार की है। और अब एक नजर राज्य के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि चेन्नई और कोलकाता में 1 या 2 जगहों पर
बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। लेह में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम ने नॉकआउट चरण में क्वालीफाई करने के लिए कनाडा को 5-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप सी में अंतिम मैच चीनी ताइपे से कल होगा। उबर कप में भारतीय महिला टीम ने भी अपना अभियान कनाडा के खिलाफ 4-1 के जीत के साथ शुरुआत किया। आज महिला टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। आईपीएल में कल रात नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया 52 रन से। यह आईपीएल के सत्र में रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस की 9वीं पराजय है। आज आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से पुणे में खेला जाएगा। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां, आज हम देखें अखबारों को लवलीन जी, तो सभी अखबारों ने कुछ विशेष बातों पर अलग तरह से टिप्पणियां की हैं। अब देखें जनसत्ता, तो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी देना कि राजद्रोह कानून का फिर अध्ययन कराएंगे, ये जनसत्ता सहित कई अखबारों में विशेषता से प्रकाशित किया गया। पत्र आगे कहता है कि शीर्ष न्यायालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि वो राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के इस कथन को लोक सत्य ने प्रमुखता से छापा है कि जन सुरक्षा योजनाओं के चलते बीमा और पेंशन योजनाएं आम आदमी तक पहुंची हैं। पत्र आगे कहता है, पिछले 7 साल में इन योजनाओं के अंतर्गत नामांकित और लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या इनकी सफलता का प्रमाण है। विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा दिव्यांग बच्चे को यात्रा करने से रोकने पर नागरिक उड्डयन मंत्री की नाराजगी राष्ट्रीय सहारा समेत अधिकतर अखबारों में है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीजीसीए ने बनाई 3 सदस्यों की समिति और रिपोर्ट के आधार पर होगी अब आगे कार्रवाई। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। आंध्र प्रदेश के उस लोकप्रिय गायक का नाम बताएं जिन्हें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार किया था। 1970 में इस गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगली जनगणना 100% सटीकता के साथ पूरी तरह से डिजिटल होगी। सरकार देशद्रोह कानून के प्रावधानों के फिर से जांच करने और पुनर्विचार करेगी। शीर्ष अदालत से मामले की जांच होने तक संबंधित याचिकाओं पर विचार न करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई और आसपास के जिलों में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े 29 स्थानों पर छापेमारी की। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया कार्यालय पर रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।